नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसमें कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट से 370 करोड़ की रकम चोरी हो गई। इस बात की पुष्टि कंपनी के को फाउंडर नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता ने अलग अलग पोस्ट में किया। यह पहली बार नहीं है जब कोई क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग का शिकार बना। इस साल की बात करें तो फरवरी में बायबिट को करीब 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मई में क्वाइनबेस ने बताया था कि एक अंदरूनी डेटा लीक और कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें 40 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हुआ। पिछले साल की बात करें तो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने भी 23 करोड़ डॉलर की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह पूरा मामला है क्या? क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स पर हैकिंग से जो हर साल लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नुकसान की भरपाई कैसे होगी? जानने और समझने की कोशिश करें। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जर्मनी की दिग्गज बीमा कंपनी एलियांज की। कुछ महीने पहले एलियांज ने बजाज फिनसर्व के साथ अपनी 20 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। अब इस कंपनी ने मुकेश अंबानी के साथ हाथ मिलाया है। एलियांज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारत के बीमा बाजार में उतरने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। क्या है एलियांज का प्लान? क्या बजाज को छोड़कर रिलायंस की तरफ आना सिर्फ पार्टनर बदलने जैसा स्टेप है, या इसके पीछे छिपी है कोई और रणनीतिक चाल? इन सभी मुद्दों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर आए सबसे बड़े अपडेट की। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, इस पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट से इन सभी बातों का जवाब मिल गया है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? कितनी बढ़ेगी सैलरी? कोई झटका तो नहीं लगने वाला है? जानने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें इस समय आसमान को छू रही है। कई क्रिप्टो ने तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति, अरबपति तक बना दिया। इस वजह से लोगों की इस एसेट क्लास में बेतहाशा रुचि भी बढ़ी। लेकिन 24 घंटे चलने वाले क्रिप्टो के बाजार के फायदे के साथ साथ नुकसान भी। यह आपको एक दिन में आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा सकता है तो एक दिन में कंगाल भी कर सकता है। ताजा मामला भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स से जुड़ी हुई है। क्वाइन डीसीएक्स पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो अटैक हुआ है। कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट से लगभग 44.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 370 करोड़ रुपए की रकम चोरी हो गई। कंपनी के सीईओ सुमित गुप्ता ने बताया कि यह मामला जो है एक साइबर अटैक का है। ये हमला एक सोफिस्टिकेटेड सर्वर ब्रीच था, जिसमें कंपनी की सिक्योरिटी लेयर को तोड़ते हुए हैकर्स ने फंड चुरा लिए। जैसे ही हमले का पता चला, क्वाइन डीसीएक्स की टीम ने तुरंत उस अकाउंट को आइसोलेट किया ताकि नुकसान और बढ़े ना। हालांकि क्वाइन डीसीएक्स ने साफ किया कि इस हैक में केवल एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट प्रभावित हुआ है। कस्टमर्स के वॉलेट्स और ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी आईएनआर यानी इंडियन विड्रॉल और ट्रेडिंग सेवाएं जो हैं सामान्य रूप से काम कर रही, लेकिन वेब3 ट्रेडिंग सेगमेंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कहा जा रहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का दौर लौटेगा, क्या ऐसे लौटेगा सर? नहीं, देखिए, ये जो कॉइन डीसीएक्स में जो ब्रीच का मामला है, साइबर ब्रीच हुआ और लगभग 4.5 करोड़ डॉलर का जो एक झटके में लॉस हुआ है। अब कंपनी भले ये कह रही है कि वो एक अलग अकाउंट था और कस्टमर्स के अकाउंट अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, और जो उनका रिजर्व है, कंपनी का जो रिजर्व है, कॉइन डीसीएक्स का एक्सचेंज का जो रिजर्व है, वहाँ पे उनका जो पार्टनर एक्सचेंज के साथ जो उसमें के थ्रू जो डीलिंग होती थी, वहाँ ब्रीच हुआ और उस तरह से लॉस हुआ। अब ये कहानी अलग है, कस्टमर्स को लॉस नहीं हुआ या कस्टमर्स जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कंपनी अपने लेवल पे करेगी। जो उसमें ट्रेडर्स हैं या जो आम आदमी है वो उससे अछूता, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात है, और जो ज़्यादा गंभीर बात है, वो ये बताती है कि कितना भी कहा जाए
जितना क्रिप्टो करेंसी का पूरी दुनिया भर में जो पूरा कामकाज चल रहा है, खेल चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, वो सब एक बड़े खतरे की जद में है जी। और जिसमें आपने अभी पूरी एक फेहरिस्त बताई, जब इंट्रो दिया उसमें पूरी एक फेहरिस्त बताई कि कैसे वजीर एक्स को 23 करोड़ डॉलर की जो है एक झटके में चपत लगी, एक्सचेंज को तगड़ा तो नुकसान सर हुआ। पिछले साल का कहानी था, इस साल भी पिछले 2 बार साल। हुए ऐसे घटनाएं। 2022 में सबसे ज़्यादा लगभग 4 अरब डॉलर का पूरी दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे और क्रिप्टो असेट्स पे अटैक हुए। उसके बाद के साल में ये घट के लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास आ गया, उसमें गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल जो वल्नरेबिलिटी है पूरा क्रिप्टो ट्रेड में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ, वो वल्नरेबिलिटी इस पूरी घटनाक्रम से एक बार फिर उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो ये सोचते हैं कि फिर से दौर आ रहा है, फिर एक बार से माहौल बन रहा है और पैसा लगाया जाए, उनके सामने भी एक बड़ा अलर्ट जो है वो पैदा करता है जी। इसके साथ जुड़ा हुआ मामला। दिलचस्प बात यह है यहाँ पे कि आरबीआई और सरकार एक बार फिर से, जब से यूएस ने स्टेबल कॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, इनको लेके एक पॉलिसी में चेंज किया है ट्रंप के आने के बाद से, जब से सरकार अमेरिका की खुद एंडोर्स कर रही है, जब ट्रंप के खुद के इंटरेस्ट हैं, एसेट्स हैं कहा तो ये भी जा रहा था क्रिप्टो में। प्रवीण सर कि ट्रंप के आने से ट्रंप को माना जाता था कि ये बिटकॉइन फ्रेंडली माने जाते हैं। इनका अपना भी डॉजी कॉइन वाला भी मामला था, वो भी बहुत ही देखिए रफ्तार जो है उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत बेतहाशा देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अगर आप देख लीजिए प्रवीण सर, 1,32,000 या 1,20,000 के पार जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, और तमाम जितने एसेट क्लास है उसको बीट करता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ में एक अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करते रहते हैं, तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, या सबसे प्रमुखता से जिनका नाम आता है रॉबर्ट कियोसाकी साहब का, वो तो कहते हैं सब चीज़ छोड़ दीजिए, सोना चांदी और बिटकॉइन में निवेश करिए। उनकी भविष्यवाणी तो सच होती भी जा रही है। अगर आप सोने को देख लीजिए सर, सिल्वर को देख लीजिए, बिटकॉइन को देख लीजिए, इन अगर निवेशक इनकी बातों को मानकर अगर पैसा लगाए भी और मान लीजिए खरीद भी ले, तो उसके बाद ऐसे ही झमेले में पड़ जाता है आदमी, अपना पैसा खुद ही ना निकाल पाए। नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है एक इंस्टीट्यूशनल तौर पे, सरकार के तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनकी तरफ से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सरकारों की बड़ी दुविधा रही है पिछले 4-5 साल से। सरकारों की बात कर रहा हूँ, सरकार मोदी सरकार की बात कही जाए क्योंकि तब से सरकारें बदली भी नहीं। सरकार की मुश्किल रही है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पे किया क्या जाए, और इसका हमने फ्रेंजी देखा था, एक बहुत उछाल देखा था हमने 2021-22 में बहुत ज़्यादा, जब तक कोविड के दौर के आसपास से, जब तरह तरह के कॉइन्स आए, उनको लेके एकदम से उनमें उछाल आया और लोगों ने जम के पैसा लगाया, और तब सरकार के सामने समस्या हुई कि आखिर इनका करना क्या है। रिजर्व बैंक पूरी तरह से तब भी अगेंस्ट था, आज भी अगेंस्ट है। हालांकि अब आके रिजर्व बैंक ने एक बात जरूर कही है, बिल्कुल रिसेंटली, जब रिजर्व बैंक गवर्नर की अभी संसद में पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जब उनकी अभी पेशी हुई, ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बात को, उसमें उनसे पूछा गया क्रिप्टो को लेके, फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस पे एक कंसल्टेशन पेपर या एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेके एक पेपर लेके आना चाहते हैं, इसको लेके हम प्रयास करेंगे। तो क्या सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आने की सोच रही है? क्या सरकार, भारत में अभी कोई रेगुलेशन है नहीं क्रिप्टो करेंसी को लेके। सरकार ने जो एक काम किया, वो सरकार ने ये काम किया कि क्रिप्टो करेंसी पे जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगा, उस पर 30% का टैक्स, आपका लॉटरी वाला टैक्स आप पे लगाया जाएगा। माना ये गया कि सरकार इसको डिस्करेज इस तरह से करना चाहती है, और वाकई डिस्करेज किया भी गया, और उसके बाद से लोगों का रुझान एकदम से खत्म होता हुआ दिखाई दिया। 2021 की संभवतः ये बात है जब सरकार ने 30% इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया, और लोग फिर छोड़ के भाग गए कि लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो सरकार का, 30% आपका। तो वो चीज़ ने पूरा, अब क्या सरकार उस 30% प्रॉफिट के दायरे में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क लाना चाहती जहां पे कि इन्वेस्टर्स को सिक्योर किया जाए। क्योंकि असली मसला देखिए अभी क्या है, जो मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में कोई फ्रॉड हुआ या इन्वेस्टर किसी तरह फंस गया, मान लीजिए इसी डेटा ब्रीच का मामला, आपका पैसा चला गया, कहाँ जाए, अब आप कहाँ जाओगे, अब आप क्या करेंगे? नहीं, जैसे सर इसको और मैं सिंप्लीफाई करके अपने व्यूअर्स को बता दूं, बैंक में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है
तो आप तो भाई बैंक के मैनेजर्स को आप संपर्क करते हैं, वहाँ भी नहीं समाधान हुआ तो आपके लिए आरबीआई ने ओम्बड्समैन लाया है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो आपका जो है शिकायत जो है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है या जो भी हो प्रोसेस चलता है। लेकिन ऐसी समय पे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका पैसा लगा डूब गया, एक्सचेंज ही डूब गई, घोटाला सामने आ गया, तब आप क्या करेंगे? उसमें देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून है, एक आपका प्राइवेसी का कानून है डेटा को लेके, और आपका साइबर सिक्योरिटी का मामला, जो साइबर लॉज हैं, जो आईटी एक्ट के जो कानून हैं, उनके तहत आप इसमें सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से एक शेयर बाजार हो गया जहाँ पे पूरी तरीके से हार्ड कोर रेगुलेशंस लागू हैं। सरकार है, सेबी है, हर तरह से उसको मॉनिटर किया जाता है और कड़े नियम है। यहाँ कोई नियम नहीं है जी। बीच में हमने देखा था जब 21-22 की बात है, जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आफत थी तो उन्होंने कस्टमर्स के विड्रॉल पर रोक लगा दी थी। आपका पैसा प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है, आपके ऐप पे दिखाई दे रहा है, बट आप उसको ना एक्सेस कर सकते ना आप उसको विड्रॉ कर सकते। तो इस तरह के जो खतरे थे वो आज भी बने हुए हैं। और CoinDCX का मामला, भारत में जो क्रिप्टो के दौर की शुरुआत की जो पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा था, उस पे एक तरीके से कहें कि फिर से वो सवालिया निशान कुचल दिया गया है, ऐसा जान पड़ रहा है। एक अंतिम सवाल सर, 140 करोड़ की आबादी है, अभी जस्ट मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, 1.2 करोड़ के आसपास जो संख्या निकलकर सामने आ रही है, इतने लोग का पैसा जो है बिटकॉइन और तमाम तरह के डिजिटल एसेट्स में लगा हुआ है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं सर कि रुझान में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, अगर एक रिपोर्ट भी आई है, अभी न्यूज़ रूम में हम लोग बात भी कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि लिमिटेड मात्रा में ही जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना पैसा जो है वो पैसा अपना क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि देखिए सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं, स्टॉक प्राइसेस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, या ओवर वैल्यूड वाली भी बात सामने आते हुए दिख रही है। तो उनको लग रहा है कि तमाम एसेट क्लास में मुझे यहाँ जो है ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए वो अपना पैसा जो है बिटकॉइन में लगा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद आपकी क्या सलाह होगी सर उन लोगों को? नहीं देखिए, सलाह तो मेरी कुछ नहीं होगी, मैं तो बिल्कुल पर्सनल लेवल पर अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ये चीज़ें समझ में आती नहीं इसमें। इस तरह की आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। अमीरों की जहाँ तक बात है तो एक तो बात यह है कि उनके पास बफर बहुत लंबा चौड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, अपने ओवरऑल जो डिप्लॉयमेंट वाला जो उनके पास असेट पैसा है उसका 2 से 3% ही वो गोल्ड बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। नंबर 3, अगर इस तरह के सिक्योरिटी, साइबर ब्रीच और इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप कहाँ जाएंगे? भारतीय कानून आपकी किसी तरह की मदद नहीं करते। सरकार के अगर रेगुलेशंस आते हैं तब फ़ायदा है। नंबर 4, 30% का प्रॉफिट दे के आपके पास क्या बच रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन। वो आपको देखना होगा कि आपको 30% अगर आप सरकार को दे रहे हैं तो क्या आपको होने वाला प्रॉफिट इतना एक्सपोनेंशियल है कि वो उसकी भरपाई कर पाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो देखना पड़ेगा ना। मान लो मैं 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ और 1 करोड़ रुपए के डूबने का डर आपके दिमाग में दिन रात है, और फिर आपको मान लीजिए उसमें कमाई कुछ हो भी गई तो 30% सरकार के पास है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% सरकार के पास है। तो वो एक बड़ा उसके साथ वो है। और सबसे आखिरी बात जो है, असली खेल क्रिप्टो करेंसी के साथ इस बात का है कि उसके साथ कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ओके, अंडरलाइन गोल्ड आप और सिंप्लीफाई से समझना चाहूँ सर, अंडरलाइन एसेट मतलब क्या? सोना खरीद रहे हैं तो भाई चलिए पैसा दे रहे हैं तो उसके एवज में मुझे एक गोल्ड का कुछ मान लीजिए ज्वेलरी है, बार है, वो मिल रहा है। मतलब गोल्ड ETF आपने, सपोज आप डिजिटल में जा रहे हैं, गोल्ड ETF खरीदा तो गोल्ड ETF के बैक एंड पे आपके पास एक अंडरलाइन असेट है जो खरीदा गया है। आपने 10 रुपए का गोल्ड के ETF में पैसा लगाया है तो 10 रुपए का गोल्ड का ETF गोल्ड खरीदा गया है वहां पे। शेयरों के साथ ये है कि कंपनियों की आपके पास पता है कि ये कंपनी है। रिलायंस का आपके पास शेयर है, आपको पता है कि रिलायंस एक धंधा कर रही है, ये पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, ये बिजनेसेस है उसके, तो एक अंडरलाइंग उसके साथ असेट है। यहाँ कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है। अब जो स्टेबल कॉइन की बात आ रही, जिसमें डॉलर जैसे जो फिएट करेंसीज हैं उनको उसके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वो उसको इस बात का मतलब लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि साहब आपके पास जो चीज़ है वो हवाई नहीं है, उसके पीछे एक असेट मौजूद है। जी प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल, फिर
फिर क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है सर बिटकॉइन? पिछले साल का मेरे पास आंकड़ा है, एक पिछले साल 90% तक बढ़ नहीं, चुका है देखिए, सर। क्या कारण है सर इसकी तेजी सबसे का? बड़ी वजह अमेरिका है। सबसे बड़ी वजह अमेरिका है कि अमेरिका और खुद राष्ट्रपति वहाँ के इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, और स्टेबल कॉइन को लाने की बात कर रहे हैं। तमाम तरीके की अमेरिकन पॉलिसी में उसको शामिल किया गया। माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ा जो खतरा डॉलर को लेके आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन की जो दुनिया भर में मुहिम चल रही है, तो स्टेबल कॉइन के साथ डॉलर को एसोसिएट किया जा रहा है ताकि उसको एक सेफर टूल के तौर पे चलाया जा सके। दूसरा जो फैक्टर है वो दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटीज़ है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, और उसके साथ फिर क्रिप्टो का भी एक दौर जो है वो बनता हुआ माहौल दिख रहा है। लेकिन सबसे जो बड़े खतरे हैं इसके साथ वो वाकई गंभीर हैं, और उनका समाधान किए बिना अगर कोई पैसा लगाता तो वाकई बहुत रिस्की दांव है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलियांज और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों मिलकर भारत के बीमा बाजार में एंट्री लेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों ने 50-50 की पार्टनरशिप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया है। इसके साथ ही दोनों ने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भी साथ काम करने के लिए एक समझौता किया है। हालांकि यह भी शुरुआती समझौता है और इस पर आगे बात होगी, लेकिन जियो ब्लैक रॉक के बाद रिलायंस के इस कदम को प्रवीण सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या है एलियांस का प्लान? नहीं, देखिए, भारतीय जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, आजकल बड़ी सुर्खियों में है सर, उसमें सबसे ज़्यादा हलचल भी है, और उसमें सबसे ज़्यादा हलचल की वजह जो है वो जियो फाइनेंशियल बनी हुई है। एक के बाद एक जिस तरह के स्टेप्स और बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग में एंट्री हुई, उससे पहले सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस में आने का पूरा उनको लाइसेंस और मंजूरी मिली। 4 फंड अभी आए, 3 फंड पहले आए, 7 फंड जी को मंजूरी मिल गई है सर, 3 NFO आ भी चुके हैं। और उसके बाद अब इंश्योरेंस में एंट्री, तो रिलायंस जो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सर, वो देश के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कुछ बड़ी जो है जायंट्स कहिए, हाँ, कुछ बड़ा जो है करने के लिए तेज़ी से स्टेप उठा रही है। और जो पूरा माहौल है वो एक तरह से जो जियो की जो टेलीकॉम या मोबाइल सर्विसेज लॉन्च हुई थी, कुछ उस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में अब एंट्री की तैयारी एक बड़ी हो गई है। और देखिए, लाइफ इंश्योरेंस से लेके जनरल इंश्योरेंस तक देश का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका भी पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है अभी। जी सर, इंश्योरेंस की बात हो रही है सर। भारत जैसे देशों पर मैं कई रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ चुका हूँ। कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में अगर इंडियन मार्केट्स को देखा जाए तो यहाँ के लोग बहुत कम तादाद में इंश्योरेंस बाई आउट करते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे एक और तर्क भी हो सकता है जो आप बेहतर बताएंगे कि मान लीजिए उस पर हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर सरकार के द्वारा जो है 18% का GST लगाया जाता है, तो उससे वो कहा जाता है कि वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन सर क्यों भारतीय लोग जो हैं इंश्योरेंस को मतलब उतनी तवज्जो नहीं देते, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, 18% GST बड़ा मसला नहीं है। लोग इस वजह से इंश्योरेंस नहीं खरीदते क्योंकि उस पर 18% GST लग रही है, वो तो एक बात की चीज़ है सर। इंश्योरेंस की का भारत में जो पेनिट्रेशन अगर कम है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। सबसे बड़ी इसकी वजह यह है, लोगों को अपने फ्यूचर का आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, या उसको लेके वो उतने अलर्ट नहीं है। कल को किसी के साथ क्या मिसहैपनिंग हो सकती है और उसके बाद उसके परिवार के सामने क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको लेके लोग सजग नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए, टर्म प्लान नहीं इतना खास पेनिट्रेशन है। टर्म प्लान्स को अगर आप देखेंगे तो शहरी इलाकों में मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस को देखेंगे तो शहरी इलाकों तक। गांव देहात तरफ अगर आप जाएंगे तो एक जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो बिकते हैं LIC के, खासतौर पर जो वैसे प्रोडक्ट जिनमें आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, जो मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, मनी बैक गारंटी मनी बैक पॉलिसीज़ हैं इस तरह की। जो LIC की पॉलिसियाँ होता उनमें क्या है कि आपने अगर 1 लाख का इंश्योरेंस लिया तो उसमें सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है, उसकी किस्त ज़्यादा है, मतलब उसका प्रीमियम ज़्यादा है, और आपको इंश्योरेंस कितना मिल रहा है? 1 लाख। अब गांव देहात या सबसे गरीब शख्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसके न रहने पे उसके परिवार का गुजारा उस 1 लाख रुपए की रकम से चलने वाला नहीं है। बिल्कुल गरीब परिवार को भी अगर आप उसमें उठा लें
तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट और उसका मतलब रिटर्न, आपको कितना पैसा मिल रहा है जो आप खरीद रहे हैं, वो जो एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है जो लोगों में, वहां से पेनिट्रेशन इसका कम होता हुआ दिखाई देता है। जी, तो देन प्रवीण सर, फिर ये जियो वाले लोग क्यों आ रहे हैं, फिर इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं? क्या हाँ। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से जो लिटरेसी रेट है देश भर में वो बढ़ा है, लोगों की जो कमाई है वो बढ़ी है, ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा डिस्क्रिशनरी जो इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई, क्या ये सब फैक्टर है जिस वजह से इनको लग रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है? नहीं, देखिए, अब ये पेनिट्रेशन कम है ये पता है सबको, लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। ये जो आप कह रहे हो, लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इंश्योरेंस का कितना फ़ायदा है उनके जीवन में। दूसरी बात, कोविड मान के लीजिए, समय से भी इन लोगों को पता चल गया। बिल्कुल, मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, अब सारे देश में अलग अलग तरह की बीमारियां आपको जगह जगह आपको मिल जाएंगी लोगों को। और दूसरी बात यह है कि उसका जो इलाज का खर्चा है वो भी लगातार, इलाज की महंगाई सबसे तेज़ी से बढ़ी है इस देश में पिछले अगर कुछ सालों में आप देखेंगे। और एक उसको लेके एक स्टडी भी थी, तो महंगाई जो बढ़ी है आपके ट्रीटमेंट का, इलाज का, वहाँ लोगों को लगता है कि अब एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। दूसरी चीज़ फिर ये लगती है कि मेरे न रहने पे परिवार के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। ये जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और रिलायंस जो या जियो फाइनेंशियल को जो चीज़ समझ में आ रही है, उसके पास देखिए जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा जियो को म्यूचुअल फंड को बेचने में होने वाला है या ब्रोकिंग सर्विसेज को बेचने में होने वाला है शेयरों के और उसके, वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा आप उठा सकते हैं इंश्योरेंस के लिए भी। इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है सर कि जिस तरह से मैंने पहला प्रश्न पूछा था आपसे जब मनी सेंट्रल कर रहे थे कि ग्रो जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स की जो है खटिया खड़ी कर देंगे, उसी तरह से अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी खाट खड़ी होने वाली है इनकी एंट्री से? कह सकते हैं कि देखिए, इस पूरे मार्केट पे सबसे, लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा कब्जा उसमें है LIC का। सर, तो LIC को चुनौती देना भी आसान नहीं है, क्योंकि LIC की जो पहुंच है वो गांव देहात, बिल्कुल छोटे से गांव तक भी LIC की पहुंच है। और उस पर एक और मोहर भी है सर, सरकारी मोहर है, और सरकारी कंपनी है तो वो भी एक उसका फ़ायदा है। इसी तरह GIC है, उसका भी सरकारी कंपनी, तो वो, लेकिन रिलायंस मतलब जो आपका जियो फाइनेंशियल है उसको इस मार्केट में फिर भी LIC से compete किए बगैर भी इतना बड़ा मार्केट है भारत का कि जहां पे आप आसानी से एक बड़ा बेस तैयार कर सकते हैं, एक बड़ा जो कस्टमर बेस है वो अपने पास ला सकते हैं बिना LIC के साथ सीधा किसी तरह का कंपटीशन फेस किए। ओके, एम्पल अपॉर्चुनिटी फिर सर। बिल्कुल। चलिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। कोटक रिपोर्ट के अनुसार 8वें पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 13% की बढ़ोतरी हो, जो 7वें पे कमीशन के 14.3% से भी कम है। फिटमेंट फैक्टर भी 1.8 रहने की संभावना है, जबकि 7th पे कमीशन में ये 2.57 था। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 8वें पे कमीशन में डियरनेस अलाउंस यानी DA भी रीसेट होगा, जिससे कुल वेतन वृद्धि पर असर पड़ेगा। प्रवीण सर, क्या 8वें वेतन आयोग में 7वीं से भी कम बढ़ेगी सैलरी पेंशन? तो देखिए, अभी 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कोटक की जो नई रिपोर्ट है कोटक सिक्योरिटीज़ की, इससे पहले एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, उसको भी लेके हमने चर्चा की थी अपने मनी सेंट्रल में। और इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 8वें वेतन आयोग में असल में दरअसल होने क्या वाला है। अब एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि तगड़ा उछाल आपकी सैलरी में होने वाला है जो सरकारी कर्मचारी हैं। 34% के हाइक की बात कही गई थी और कहा गया था कि इससे देश के अलग अलग सेक्टरों को, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे FMCG सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वाइट गुड्स का पूरा हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ऐसे तमाम सेक्टरों को बड़ा फ़ायदा यहाँ से होगा, पूरी देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा जी। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में ये बात जरूर कही है कि इससे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, लेकिन वो जो सैलरी में जो हाइक या ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसको वो सब्सटेंशियली डाउन कर रहे हैं। 13-14% के
हाइक की बात कर रहे हैं। सर मेरे पास आंकड़ा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मान लीजिए अभी न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 के आसपास है। अगर अभी की बात करूं, जब आपको 55% डीए मिल रहा है, तो 18,000 का अगर 55% आप निकालेंगे तो ये आंकड़ा बैठता है 9,900, यानी कुल जो है टोटल हो गया आपको 27,900। अब कोटक की रिपोर्ट के अनुसार अगर 1.8 का अगर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर आपकी नई सैलरी अगर रिवाइज होती है तो वो होगी 32,400, यानी 27,900 से आपकी सैलरी कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी? 32,400, यानी वास्तविक जो बढ़ोतरी है वो मात्र 13% की है। अगर मान लीजिए 50,000 के आसपास है आपका बेसिक न्यूनतम बेसिक सैलरी, तो अगर आप इसमें 55% डीए जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा बैठेगा 27,500 के आसपास। दोनों को जोड़ेंगे तो आंकड़ा बैठेगा 77,500। और अगर मान लीजिए कोटक की रिपोर्ट के अनुसार 1.8 का अगर फिटमेंट फैक्टर रहा तो ये आंकड़ा बैठेगा 90,000, यानी 77,500 से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी 90%। यानी यहाँ भी अगर आप देखें तो वास्तविक बढ़ोतरी जो है मात्र 16% की। सर इसी को लेकर रार है, कहा जा रहा है कि ये तो भाई नाकाफ़ी है, हम 34 से 35% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 10 साल के लिए एजेंडे के हिसाब से बढ़ाया जाता है, अगर मान लीजिए 13-14% आपको बढ़ाना है तो बहुत बड़ा फेल्योर है सर। देखिए ये सारा अभी जो चल रहा है पूरा ये कन्फ्यूजन है, और पूरा का पूरा एक रिपोर्ट के एक अनुमान है, एक स्पेकुलेशन है, एक और स्पेकुलेशन है, अलग अलग तरह के स्पेकुलेशन है। और इस तरह के स्पेकुलेशन तब तक आते रहेंगे जब तक कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के पास तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद भी स्पेकुलेशन रहेंगे और वो खत्म तब होंगे जब सरकार वास्तविकता में इन सिफारिशों को लागू करेगी या उनमें संशोधन करके लागू करने की बात कहेगी जी। तो वाकई में जब ये लागू होंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअल सरकार क्या करना चाहती, सरकार का इरादा क्या। उससे पहले का सब ये धुंध और धुआं है। जी सर, एक और लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज से जो है मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है सवाल या निशान उठते हुए नजर आए। टीआर बालू साहब जो सांसद हैं और श्री आनंद भदौरिया साहब ने भी इसको लेकर एक प्रश्न पूछा सर कि कब लाओगे, नहीं लाओगे, इसको लेकर जो है क्लैरिटी दो। क्या रहा जवाब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारी संगठनों की और कर्मचारियों की एक जो लगातार जो एक उनकी उम्मीद और इंतज़ार जो उनका चल रहा है कि आखिर सरकार कब ऐलान करेगी चीज़ों का 8वें वेतन आयोग को लेके, उस पर अब सवाल हो गया संसद में। और उसका सरकार की तरफ से जवाब ये आया है कि हम इसकी प्रक्रिया में हैं। जब गजट इसका आएगा, जब इसको नोटिफाई किया जाएगा 8वें वेतन आयोग का, उसके बाद ही आयोग के सदस्यों के गठन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो सरकार ये भी कह रही है सर कि जो मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और तब राज्यों वाला मामला जो आप हाईलाइट कर रहे थे सर, राज्यों वाला भी मामला, इसको आप पिछली किसी रिपोर्ट से भी आप उसको संज्ञान लेकर बोल रहे थे, वो बताइए कि वो राज्य सरकार भी चाह रही हैं कि भाई हमारा भी हस्तक्षेप हो, हमसे भी पूछिए, तब कोई चीज़ का गठन कीजिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार ने ये कहा है कि जो अलग अलग मंत्रालय और राज्यों के साथ से जो इनपुट्स आ रहे हैं सरकार उनको देख रही है, उसके बाद उस पर फैसला लेगी। तो ये एक अहम मसला है जहाँ पे कि, और हम पीछे भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य जिस तरह से चिंता उन्होंने सरकार के सामने जताई, उसका असर ये है कि अब सरकार ने इनसे इनपुट मांगे हैं या फीडबैक मांगा कि आप क्या चाहते हैं 8वें वेतन आयोग में किस तरह से चीज़ों को किया जाए, क्योंकि बड़ा असर राज्यों के खजाने पर भी पड़ेगा। एक बार 8वां वेतन आयोग केंद्र में लागू होगा तो जैसा अमूमन होता है राज्य जिसका तस उन्हीं सिफारिशों को अपने यहाँ लागू करते हैं, और राज्य कर्मचारियों को भी, क्योंकि राज्य कर्मचारियों का भी लंबी चौड़ी तादाद होती है, वो प्रेशर सरकारों पर बनता है। तो राज्य पहले से ही सरकार के सामने खड़े हैं कि भैया जो बढ़ाना है वो देख समझ के आप बढ़ाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे खजाने पे इतना भारी प्रेशर आ जाए। और जो रिपोर्ट में इसमें भी कहा गया है 2.4 से 3.4 लाख करोड़, मतलब 2.5 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए तक का बजट सरकारी खजाने पर इतना बोझ बढ़ सकता है। एम्बिट की भी क्या रिपोर्ट थी सर, वो भी क्या? बिल्कुल, एम्बिट की रिपोर्ट में हालांकि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के जो इजाफे की बात कही गई थी सरकार के खजाने पर। 7वें वेतन आयोग का अगर इससे आप देखेंगे अनुमान 1.02 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ के लगभग का उनका तब इजाफा हुआ था सरकार के खजाने पर। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2.5 से 3.5 लाख करोड़ का अगर बढ़ता है तो आप समझिए कि दूना या तिगुना बजट होने वाला है।
तो इसी से मेरा अगला सवाल ये है सर कि क्या अगर जो उम्मीद हम लोग जता रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो 1 करोड़ से अधिक हैं संख्या में, उनको क्या मान लेना चाहिए झटका लगने वाला कम बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर कम रहेगा? नहीं, देखिए करोड़ों कर्मचारी हैं सरकार के और केंद्र के में भी नहीं है, राज्यों में भी हैं। जो असर जाएगा उसका रिपल, जो आप फैसला लेंगे उसके रिपल इफेक्ट आपके राज्यों में भी जाएंगे, क्योंकि उसी को राज्य सरकार के कर्मचारी भी ये मान के चलेंगे कि ये इस तरह का फैसला लेंगे हमारे साथ। इसका मतलब यह है कि सरकार के सामने विकल्प ऐसा सीमित ही होगा जहां पे कि वो बहुत अच्छी बढ़ोतरी न करें, क्योंकि 10 साल बाद एक आ रहा है पूरा का पूरा। अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अगर इसमें आप राज्यों को जोड़ लीजिए तो एक ये पॉलिटिकली संजीदा मसला जरूर बनता है। चुनाव वाला भी एंगल आ रहा था सर, कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव का जब ऐलान किया गया तब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। अभी नेक्स्ट जो चुनाव है, बिहार चुनाव है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई टालम मटोल जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।